गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रेजोनेंस, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि रेजोनेंस होते क्या है और फिर रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। अब आज जो है उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रूल्स फॉर राइटिंग मतलब कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखते हैं उसके लिए भी ऐसे नहीं कि हम कोई भी स्ट्रक्चर लिख देंगे, पर्टिकुलरली रूल्स होते हैं उन्हें लिखने के लिए भी। अब उन रूल्स को जो है हम डिस्कस करेंगे। ओके, कि मॉलिक्यूल को समझने के लिए उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें काफ़ी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हैं वो लिखने होते हैं, और उन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है एनर्जी। अब उन सब के लिए क्या रूल्स हैं, हम किस बेसिस पे लिखेंगे। फर्स्ट रूल जो है वो है contributing structures should have same position, same atomic position। मीन्स कि जो आप कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब है कॉन्ट्रीब्यूट करें, जो हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर लिख रहे हैं कि उसमें क्या होना चाहिए, एटॉमिक पोजीशन जो है वो सेम होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है लेकिन एटम्स जो है वो सेम पोजीशन पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक स्ट्रक्चर में हम एक एटम को इधर लिख रहे हैं, दूसरे में हम उसे कहीं और लिख देंगे। तो एटॉमिक पोजीशन सेम होनी चाहिए। जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो डिफर कर सकती है। एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे सारे रूल्स को, आपको ज़्यादा से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको जो है इसका स्ट्रक्चर बनाना है H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। अब इसके जो है अगर हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं तो एटॉमिक पोजीशन में क्या कह रही हूँ, सेम होनी चाहिए। जैसे ये है आपके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एक OH ग्रुप इस साइड होगा, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। फॉस्फोरस की टोटल 5 बॉन्ड्स बनती है ना, एक ये इधर हाइड्रोजन के साथ बनाएगी, एक ऑक्सीजन के साथ, इधर से 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आएगी और एक इधर आ जाएगी। 1 2 3 4 5 इसके हो जाएंगे इस तरीके से। बाकी इन सब के आप पूरे कर दोगे ऐसे ऐसे इधर से, ठीक है। एटॉमिक पोजीशन जो है वो सेम होनी चाहिए। मतलब कि अब मैं एक और ऐसे स्ट्रक्चर बनाती हूँ फॉस्फोरस एसिड के लिए। जीरा है, इसमें भी 5 है इलेक्ट्रॉन्स के पास, 1 2 3 4 5। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज इन दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या है, एटम की जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो गई। यहाँ पे क्या है OH OH, इधर है डबल बॉन्ड O, उधर है हाइड्रोजन, और इसमें क्या है OH ग्रुप और ये वाली हाइड्रोजन भी इसके साथ शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गई O के साथ OH। तो इस तरीके से नहीं होगा। आपके पास जो एटॉमिक पोजीशंस हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में वो सेम रहनी चाहिए। सिर्फ आपके पास जो डिफरेंट होगा वो किस चीज़ का डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का। ओके। सेकेंड है कि जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है, मैं शॉर्ट फॉर्म में CS लिख रही हूँ। CS मीन्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, दे हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जो छोड़ के जो बचते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जिन्हें कहते हैं उन्हें हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं ना, कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होने चाहिए। लाइक आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, इसमें नाइट्रोजन टोटल 1 2 3 4 एंड 5 2 बॉन्ड्स बनाई हुई है। ऐसे एक और डबल बॉन्ड O, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है नेगेटिव चार्ज, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो इन स्ट्रक्चर्स में बात करूँ मैं कि आपके पास जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब हम काउंट करेंगे। यहाँ पे पहले वाले केस में क्या है, सिर्फ एक है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरे वाले केस में भी सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी तो पेयर है। लेकिन इस वाले केस में 1 2 एंड 3 टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपके पास जो है ये जो स्ट्रक्चर थर्ड है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा जितना 1 एंड 2 होंगे। बिकॉज इस केस में क्या है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और यहाँ पे सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो उसके अंदर जो है अगर सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। अगर आपके पास डिफरेंट होते हैं तो उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। ओके। जैसे हम एक और एग्जांपल बेंजीन के लिए लिखते हैं, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं 1 2 3, एक ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक ये स्ट्रक्चर हो गया,
एंड थर्ड वन इज इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ कर लूँ तो अब देखो जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, बिकॉज इसके अंदर क्या आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। और बेंजीन के केस में क्या है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ये इसके कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होंगे, बट ये कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो जो आपके पास कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है दे हैव सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, थर्ड रूल जो है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स should not differ in energy, कि उनके बीच में जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर रहे हो एनर्जी का जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए उनके अंदर, स्ट्रक्चर्स के अंदर। लाइक जैसे हम अगर बात करें इसमें आपके पास जो बेंजीन के हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, अभी जो मैंने 2 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करे, ये जो दोनों स्ट्रक्चर है ये एक साइंटिस्ट हैं कैकुले, उन्होंने दिए थे, इसीलिए हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को जो है कैकुले स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और इसके और भी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। देखो ये दोनों, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे ऐसे एक स्ट्रक्चर, ये सिमिलर वे में यहाँ पे भी आ जाएगी ये बॉन्ड, एंड थर्ड वन में ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर है इनको हम बोलते हैं कैकुलस स्ट्रक्चर, और बाकी के जो लास्ट के 3 स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं दीवार स्ट्रक्चर। अब इन केस में क्या है, अगर मैं बात करूँ दीवार स्ट्रक्चर्स की, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ज़्यादा कम स्टेबल है, या फिर मैं बात करूँ एनर्जेटिक कि इनकी जो एनर्जी है वो कैकुलस स्ट्रक्चर से जो है ज़्यादा है, बिकॉज इसमें क्या है, इनके बीच में लार्ज बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या होगा, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी और एनर्जी जो है वो हाई होगी। लेकिन अगर मैं कैकुलस स्ट्रक्चर्स की बात करूँ, दोनों के दोनों क्या है, एक्चुअल में कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है, रियल स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं। तो जो बेंजीन है उसको हम बेसिकली इन दोनों स्ट्रक्चर की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं, इन तीनों की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं करते, बिकॉज यहाँ पे जो है एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा आ जाएगा, और एनर्जी ज़्यादा होगी तो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो ऑब्वियसली क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये तीनों जो आपके हैं दीवार स्ट्रक्चर, इसको इस तरीके से भी आज कर, बीच में एक तरीके से हमने बेंजीन के बीच में दीवार खड़ी कर दी, बीच में हाफ हाफ में पार्ट में 2 डिवाइड होगी ना, तो इसलिए हम इनको दीवार स्ट्रक्चर बोलते हैं। और एक बॉन्ड लार्ज होने की वजह से क्या है, इनकी जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। और हमारा रूल क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड नॉट डिफर मच इन एनर्जी, कि उनमें जो है एनर्जी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए ये तीनों स्ट्रक्चर्स कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सिर्फ ये जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं यही बेंजीन के स्ट्रक्चर को जो है कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो रूल है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, मतलब कि जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं आपको उन्हें इस तरीके से लिखना है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आना चाहिए, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर आना चाहिए। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, और जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है वो आना चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मीन्स इसका रिवर्स नहीं होना चाहिए कि आपके पास एलिमेंट तो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव लेकिन उसके ऊपर चार्ज आ रहा है आपका नेगेटिव, सिमिलर वे में एलिमेंट तो है इलेक्ट्रोनेगेटिव लेकिन उसके ऊपर चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, तो उस तरीके से नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आपको इस वे में लिखने हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आए, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर आए। ओके, जैसे आपके पास सपोज करो इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव HCl ही है इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें मैं ऐसे करती हूँ H पॉजिटिव Cl नेगेटिव या फिर H नेगेटिव Cl पॉजिटिव। अब इन तीनों में मैं देखूँ नेगेटिव चार्ज जो है, स्ट्रक्चर थर्ड की हम बात करें, हाइड्रोजन क्या है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, सिर्फ ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो है इसको कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये तो न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं। ऐसे इसके इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करके दिखा दो। ठीक है, तो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से होने चाहिए कि नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर हो, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर हो, वही स्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर इसका रिवर्स होता है तो वो स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। नेक्स्ट जो है रूल के जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक का मतलब कि 2 नेगेटिव हो गए या फिर 2 पॉजिटिव हो गए, ये कभी भी एडजेसेंट एटम्स पे नहीं होने चाहिए।
कि नेगेटिव चार्ज शुड नॉट रिसाइड ऑन एडजेसेंट एटम्स, कि आपके पास दो एटम्स प्रेजेंट है, दोनों के ऊपर ही नेगेटिव आ रहा है, या दो प्रेजेंट है, दोनों के ऊपर ही पॉजिटिव आ रहा है। तो लाइक चार्जेस नहीं होने चाहिए, चार्जेस हमेशा जो है अनलाइक फॉर्म में होने चाहिए। लाइक आपके पास नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिफरेंट, आप देखो नाइट्रोजन की 1 2 3 इस वाले स्ट्रक्चर में 4 बॉन्ड्स बन रही है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव, इसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव है, टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 है। ये ऐसी एक और स्ट्रक्चर है। अब देखो इनमें हम बात करें कंपैरिजन की, ऐसे ही ये स्ट्रक्चर आपके पास फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करे हैं, थर्ड स्ट्रक्चर में हम देखिए तो देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इस तरीके से आ रहा है। ऐसे ऑक्सीजन ने एक ही बॉन्ड बनाई है 5 6, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक चार्जेस आ रहे हैं एडजेसेंट एटम पे, अनलाइक चार्जेस आ रहे हैं एडजेसेंट एटम पे। लेकिन इसमें क्या है, लाइक चार्जेस आ रहे हैं। वैसे भी ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और उसके एडजेसेंट पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये फिजिबल नहीं होगा। सिर्फ ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ये नाइट्रस ऑक्साइड को जो है कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो जो लाइक चार्जेस है आपके पास वो फार अवे होने चाहिए और जो अनलाइक चार्जेस है वो एडजेसेंट एटम पे आने चाहिए, तभी आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम बोलेंगे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, अब जो लास्ट रूल है आपके पास कि जितने ज़्यादा आपके पास नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे उतना ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब कि लार्जर द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ग्रेटर इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितनी ज़्यादा आपके पास कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा है कंट्रीब्यूशन जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल BF3 है, इसका इस तरीके से ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। एक एक बार में हर एटम के साथ जो है फ्लोरीन के डबल बॉन्ड बना दूंगी। अब देखो इस केस में क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन जो ये स्ट्रक्चर है, मतलब कि सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट को छोड़ दो, इन सब में क्या है कि जो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है वो टोटल 4 है, इस केस में 3 ही है। तो इनके जो है एडिशनल कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से ये स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ज़्यादा होंगी उसकी स्ट्रक्चर की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी आपके पास। क्लियर? तो ये जो है बेसिक 6 रूल्स हैं जो आपको पहले याद रखने हैं। कोई भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है पहले ही सारे के सारे रूल जो है आपके माइंड में होने चाहिए, तभी आप जो है स्ट्रक्चर जो है इजीली ड्रॉ कर पाओगे। और एग्जाम में पूछा जाता है इस चैप्टर में से क्वेश्चन की ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ, आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल गिवन होगा। तो मैं आपको अभी 2-3 की प्रैक्टिस करा रही हूँ किस तरीके से ड्रॉ करने हैं, उसके बाद आप इनको खुद ड्रॉ करके देखोगे। अब देखो जैसे एग्जाम्पल सबसे पहले सबसे सिंपल लेके चलते हैं, हाइड्रोजन H2, ये हमें ड्रॉ करना है। सबसे पहले जो है हम इसका एक कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। ये हो गया इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी लिखने हैं बीच में डबल हेडेड एरो आना चाहिए। अब एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, आयनिक स्ट्रक्चर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया। या फिर इसका रिवर्स कर दो, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से ये हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलर वे में ये था H2। अब आगे अगर O2 ड्रॉ करना है आपको, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 इसके, 1 2 3 4 5 एंड 6 इसके, ये ऐसे आ जाएंगे। ऐसे ही अब एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ऐसे इसका रिवर्स बना दो। अब इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, यहाँ पे आएंगे दोनों। तो इस तरीके से जो है एक नॉर्मल आपके पास स्ट्रक्चर है, एक कोवलेंट वो आयनिक में पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ही दूसरे वाला पॉजिटिव है नेगेटिव। क्लियर? इसमें लेकिन
एक बात है स्ट्रक्चर में कि अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, एक्सपेरिमेंटली हम इसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो उसमें जो है क्या आता है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है आपके पास, एक तो इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सेकंड इसका जो नेचर है वो पैरामैग्नेटिक नेचर है। अब देखो आपके पास मैग्नेटिक करेक्टर होता है वो दो तरीके से होता है, पैरामैग्नेटिक एज वेल एज डायमैग्नेटिक। दोनों में डिफरेंस क्या है? पैरामैग्नेटिक करेक्टर हम तब बोलते हैं जब आपके पास किसी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो करेक्टर होता है पैरामैग्नेटिक, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो तो करेक्टर होता है डायमैग्नेटिक। अब डबल बॉन्ड जिसका जो है डबल बॉन्ड जिससे प्रेजेंट है वो तो समझ में आ रहा है कि दो बॉन्ड है, लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर्ड है, तो ये तो डायमैग्नेटिक करेक्टर हुआ। बट एक्सपेरिमेंटली हमारे पास क्या करेक्टर आ रहा है इसका कि इसका जो है पैरामैग्नेटिक करेक्टर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि इस मॉलिक्यूल में जो है इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब वो तो हमारे पास शो नहीं हो रहे, दैट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है इसकी सारी की सारी कंप्लीट प्रॉपर्टीज को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो इसी बेसिस पे जो है इसका एक और स्ट्रक्चर बना था। पोलिंग एक साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने सजेस्ट किया था एक 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। वैसे जो हम बॉन्ड बनाते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होती है, तो उन्होंने कहा था कि 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में क्या है टोटल आपके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और उस बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो हाफ होगी कोवलेंट बॉन्ड के। 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो होगी, एक तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, एंड सेकेंड चीज कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी इस बॉन्ड की वो हाफ होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ नॉर्मल जो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है उसकी हाफ हो जाएगी। तो इस बेसिस पे जो है इसका कैसे स्ट्रक्चर कि ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, ये एक तो नॉर्मल आपके पास बॉन्ड है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब देखो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गई, वो पैरामैग्नेटिक करेक्टर हो जाएगा। और डबल बॉन्ड हाफ स्ट्रेंथ इसकी है, हाफ स्ट्रेंथ इसके टोटल मिला के कितनी होगी 1, और 1 कंप्लीट आपके पास कोवलेंट बॉन्ड है। तो इस तरीके से जो है इसका डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। ठीक है, कि जो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है इस बेसिस पे जो है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाफ एक बॉन्ड स्ट्रेंथ है आपके पास, बीच वाली कंप्लीट 1 और थर्ड वाली कंप्लीट हाफ, तो टोटल कितना हो गया डबल बॉन्ड हो गया। और पैरामैग्नेटिक करेक्टर जो है किस वजह से है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ओके, अब ऐसे ही आप और भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो। लाइक आपको नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का ड्रॉ करना है N2। N2 का अगर हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो N2 के केस में जो है टोटल 3 बॉन्ड्स बनती हैं, ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से 4 and 5 4 and 5 5 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो गए। एक तो नॉर्मल आपके पास ये स्ट्रक्चर हो गया, फिर 1 2 3 4 5 and 6 इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऐसे इधर से इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसका रिवर्स करके बना दो, पॉजिटिव ये नेगेटिव, जैसे कैसे अब बॉन्ड की फॉर्म बनाओगे टोटल 3 बॉन्ड, ये इस केस में 4 इलेक्ट्रॉन तो 2 बॉन्ड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और अगले में 4 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से जो है ये ड्रॉ हो जाएंगे। क्लियर? तो इस तरीके से जो है आपको इनकी जो है स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। जैसे मैं अभी तो सेम होमो ही चल रही थी, एक हीट्रो का बताती हूँ आपको। सपोज करो CO का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, पहले नॉर्मल्स को ड्रॉ करके देखेंगे, ऐसे होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आप बस इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से बना दोगे। आप एक पहले बॉन्ड बना लो, अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट में प्रॉब्लम आती है बनाने में, ईजिली बन जाते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगी बीच में। अब देखो कैसे, कार्बन 1 2 3 4 ऐसे इसके पास 2। अब अगले में सिंगल बॉन्ड बनानी तो 2 आ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज सभी तो आएगा, इसके पास 2 पॉजिटिव। थर्ड वाले में ट्रिपल बॉन्ड, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। आए हाय, अच्छा इलेक्ट्रॉन डॉट बनाने में तो बॉन्ड ही बना दिया वापिस से, 1 2 3 1 2 3 ऑक्सीजन, इसके पास 5 हो गए, इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से जो है आप ये स्ट्रक्चर्स जो है ड्रॉ कर सकती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है तो सबसे पहले उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना के देख लो, उसी बेसिस पे जो है आपके पास ये स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ हो जाएंगे। ओके, तो आपको जो है अब इन स्ट्रक्चर्स की ज़्यादा से ज़्यादा जो है एग्जांपल्स लेके प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर भी डाउट आता है, इसमें कोई नहीं समझ में आ रहा, तो उसको रखना अपने पास, और जो हमारी नेक्स्ट लाइव क्लास होगी उसमें जो है फिर हम इन्हें डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जो थ्योरी पढ़ी हमने, कौन सी थ्योरी पढ़ी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसी के बेसिस पे जो है ये सारी पहले थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़े, बेसिक अजम्पशंस क्या थे,
फिर उसके हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़े। अब आगे चलते हैं इस पे लिमिटेशंस पे। इस थ्योरी की लिमिटेशंस होगी तभी जो है हम आगे नेक्स्ट थ्योरी पे प्रोसीड करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखो वैसे तो थ्योरी काफ़ी अच्छी भी थी, बट इसमें जो है कुछ एक मेन लिमिटेशंस थी जो कंसिडर हमें करनी पड़ी। वो ये कि जो वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट है इसको जो है हम कुछ सिस्टम्स के ऊपर तो सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाकी केसेस में, मोस्टली केसेस में क्या है कि जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इसमें इन्वॉल्व है वो काफ़ी डिफिकल्ट है, और उसके लिए जो है हमें अप्रोक्सीमेट मेथड जो है यूज़ करने पड़ते हैं। या फिर इसको सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं कि जो वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट हम ये यूज़ कर रहे हैं ये कुछ ही सिस्टम्स के लिए जो है एडवोकेट है, बाकी सब सिस्टम्स में जो है ये अप्लाई नहीं हो रहा। ओके, फर्स्ट लिमिटेशन इसकी बेस मेनली क्या होगी कि जो वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट है, वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट is inadequate to many systems। ओके, और इसकी लिमिटेशन, सेकंड लिमिटेशन जो इसकी वो थी ये कि ये जो थ्योरी है हम इसमें बात कर रहे हैं बॉन्ड बन रही है डिफरेंट एटम्स के बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होके, मीन्स यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन वैलेंसी भी होती है ना। अभी तो हमने सिर्फ ये बात करी कि दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, बीच में बॉन्ड बन जाएगी, मतलब कि ये थ्योरी सिर्फ यही अज्यूम करके चली थी कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स है शेयर पेयर के वो जो है आपस में साथ साथ आएंगे, दो डिफरेंट एटम की बॉन्ड बन जाएगी। लेकिन कहीं जगह पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन वैलेंसी जो होती है इसने उस को एक्सप्लेन नहीं किया था। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन वैलेंसी, could not be explained by this method। अब ऐसे ही इसमें मेन थर्ड जो इसकी लिमिटेशन थी कि बॉन्डिंग जो है इसने सिर्फ ऐसे कंपाउंड से बताई जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, बट इट फेल्ड टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इट फेल्स टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स है उस केस में बॉन्डिंग किस तरीके से होगी वो इस थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं की थी। और अब अगर नेक्स्ट बात करूँ मैं इसमें कि कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है या फिर आयन है उसके लिए हम जो है डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है ड्रॉ कर रहे हैं कि, और उसमें से हम ये भी कह रहे हैं कि जो ट्रू स्ट्रक्चर है, ट्रू स्ट्रक्चर उसमें से कोई भी नहीं है बट एक रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो मतलब कि इस थ्योरी के बेसिस पे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम जो है एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर ले जो है उस मॉलिक्यूल के सारे फीचर्स को जो है एक्सप्लेन कर दे, कि यहाँ पे जो है हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है पहले हम उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे, और उसमें से भी ट्रू स्ट्रक्चर तो हम किसी को भी नहीं कह रहे, फिर भी हम उन्हें रेजोनेंस हाइब्रिड ही कह रहे हैं जो मेन स्ट्रक्चर है। कि दैट मीन्स कि कोई भी इस थ्योरी के बेसिस पे जो है ना कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है कि जिसके लिए हम एक सिंगल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और वो जो है उसकी कंप्लीट फीचर्स को जो है एक्सप्लेन कर दे। ओके, और इसकी लिमिटेशन एक ये भी थी कि हम जैसे बात कर रहे थे अभी अभी हमने जो डिस्कस करा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, कि एटम जो है ऑक्सीजन में इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रिजेंबल करती है नियोन को, इसलिए जो है इसका जो मॉलिक्यूल है वो डायमैग्नेटिक, जैसे हमने बनाई था ये वाला स्ट्रक्चर इसका नॉर्मली। लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या है, पैरामैग्नेटिक, और इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इस थ्योरी ने जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए फेल थी इसमें कि पैरामैग्नेटिज्म जो है इसका वो किस वजह से है। मीन्स कि पैरामैग्नेटिक इसने तो डायमैग्नेटिक के कंसिडर करके चलते, फिर कह दे कि चलो भाई ये नहीं हो रहा सेटिस्फाई तो हम इसका 3 इलेक्ट्रॉन, बट एक्चुअल में 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो कोई भी पॉसिबल नहीं है इस तरीके से बनाना। तो इस थ्योरी ने जो है कि आपके पास डायमैग्नेटिज्म का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो किस तरीके से होगा उस चीज़ को जो है इसने एक्सप्लेन नहीं किया था। ओके, तो ये जो है इसकी मेन लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से, वैसे तो ये वाइड एप्लीकेशन है इस थ्योरी की, बट इन मेजर जो हमने 3-4 लिमिटेशन डिस्कस करी इसकी वजह से ये थ्योरी जो है डिस्कार्ड हो गई थी। इसके बाद जो है और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए बॉन्डिंग को, स्ट्रक्चर्स को जो है हम आगे नेक्स्ट थ्योरी पे प्रोसीड करेंगे। उससे पहले जो है तो आपके पास इसमें छोटा सा टॉपिक आता है कोई नई थ्योरी स्टार्ट करने से पहले, डायरेक्शनल करैक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। डायरेक्शनल करैक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड।
अब देखो बेसिकली इसका मतलब क्या है डायरेक्शनल करैक्टर का, कि आपके पास जो कोवलेंट बॉन्ड बनती है, आपके पास जो दो एटम्स हैं आपस में कंबाइन हो रहे हैं न्यूक्लियाई एटम्स के, तो जो कोवलेंट बॉन्ड है वो लोकलाइज होगी उन दोनों एटम्स के बीच में ही, कि जो आपके पास बॉन्ड बन रही है उसकी जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की मैं बात करूँ, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी वीक होगी, वो डिपेंड करती है कि जो दो आपके पास कंबाइनिंग एटम्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कितना है। मतलब कि पोलिंग ने क्या कहा था कि जो कोवलेंट बॉन्ड है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग पे। स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है इसमें, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, जितने आपके पास देखो जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं न्यूक्लियाई हैं उनकी जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, जितनी ज़्यादा अच्छे से वो ओवरलैप करेंगे उतनी ही बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है उसकी ज़्यादा होगी। इसमें हम ये चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मीन्स कि जो आपके पास बॉन्ड फॉर्म हो रही है वो उसमें जो ऑर्बिटल है उनकी क्या वो टेंडेंसी होगी कि वो उसी डायरेक्शन में लाई करे जहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी मैक्सिमम जो है आपके पास ओवरलैपिंग हो सके। और इसको मैं सेकेंड वे में कैसे कह सकती हूँ कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या है, डायरेक्शनल नेचर है। डायरेक्शनल नेचर का मतलब कि ऑर्बिटल्स अगर एक पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है वहाँ पे उनकी ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है, और अगर वो डायरेक्शन चेंज करते हैं तो ओवरलैपिंग जो है वो कम हो जाती है। और जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग, कि आपके पास जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है उतनी ही ज़्यादा होगी। और इसको सेकेंड वे में हम क्या कह सकते हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या है, डायरेक्शनल नेचर की है। और जो ये डायरेक्शनल नेचर है कोवलेंट बॉन्ड का, ये जो है इसकी डेफिनेट शेप के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में बताते हैं। शेप और ज्योमेट्री को मॉलिक्यूल के एक्सप्लेन जो है हम यहाँ पे बेसिकली दो थ्योरीज की हेल्प से करते हैं। फर्स्ट वन इज हाइब्रिडाइजेशन एंड सेकेंड इज वेस्पर थ्योरी। इसकी फुल फॉर्म होती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको वेस्पर थ्योरी पे बोल देते हैं। ओके तो अब जो है डायरेक्शनल करैक्टर है, हमें ये पता चल गया कि कोवलेंट बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ओवरलैपिंग के ऊपर डिपेंड करेगी। जितनी ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल अच्छे से ओवरलैप करेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, और इसको हम कह सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड का जो नेचर है वो डायरेक्शनल नेचर है। और अब हम डायरेक्शनल नेचर को जो है दो थ्योरीज के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वन इज हाइब्रिडाइजेशन एंड सेकेंड वन इज वेस्पर थ्योरी। तो सबसे पहले जो है हम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लेके चलते हैं। अब देखो सबसे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। सबसे पहली बात ये हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट हमारे पास आया किस वजह से, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि हम जो है मॉलिक्यूल्स की शेप को एक्सप्लेन कर सकें। तो इसकी बेसिक पर्पस क्या है इसको इंट्रोड्यूस करने का, टू एक्सप्लेन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कैसे फॉर्म होगी, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि दो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स है, दोनों के पास ही एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय एन एटम, कि कोई भी एटम कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगा वो कुछ हद तक किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अब यही पढ़ा ना कि दो एटम आपके पास जो ओवरलैप करे एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों के पास अगर वन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो दोनों आपस में ओवरलैप कर लेंगे और आपके पास जो है कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगी। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बॉन्ड फॉर्म हो रही है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे मैं बात करूँ बेरिलियम की बात करें, एटॉमिक नंबर इसका होता है 4, 1s2 2s2। इसको तो हम क्या सोचेंगे, तो इनर्ट है बिकॉज एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये एक भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। ऐसे ही कार्बन की बात करें 1s2 2s2 2p2, इसके पास क्या है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 2p ऑर्बिटल में, तो इसे कितनी बनानी चाहिए, दो बॉन्ड्स बनानी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या है, बेरिलियम है वो डाइवेलेंट एटम में, बेरिलियम के जो है कंपाउंड होते हैं, ये दो बॉन्ड्स बनाता है, BeF2 हुआ, BeH2 है। ऐसे ही कार्बन की बात करें, कार्बन तो टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, CH4 CCl4। तो ये मतलब कि पॉसिबल नहीं है कि अगर आप वैलेंसीज देखो बेरिलियम की, बोरोन की, कार्बन की,
बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने के लिए। इन सब को हमें सोल्व करने के लिए एक हमने नया कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा, और वो जो कंसेप्ट है वो कौन सा है आपके पास, हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया कि हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्या है, कि अगर हम ऐसे बात करें कि एटम कोवलेंट बॉन्ड जो बन रहा है वो उसके ऊपर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसे बॉन्ड ही नहीं बनानी चाहिए, बट ये बनाता है, डाइवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ऐसे कार्बन कि इसके पास तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसे तो डबल बॉन्ड ही बनानी चाहिए, लेकिन कितनी बॉन्ड बना रहा है, टेट्रावेलेंट है तो 4 बॉन्ड्स बना रहा है। तो इस कंफ्यूजन को, ये जो एनोमली यहाँ पे अराइज हुई है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, और उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए, पहले डिटेल में स्टडी करने के लिए, एक सबसे छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल हम कार्बन का ही लेके चलते हैं। ये देखो कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके से है, 1s2 तो हो गया, n की वैल्यू सेम वाले में ड्रॉ कर रही हूँ, 2s2, 2p के आपके पास टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2p2, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड सेट कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं इसे क्या कह सकती हूँ कि इसके पास जो है 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ये देखो ये जो 2p के 2 ऑर्बिटल दोनों के दोनों हाफ फील्ड है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसकी जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है वो आपके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, 2, बिकॉज 2 इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल जो है हाफ फील्ड है, तो ये 2 बॉन्ड बना लेगा और इसके जो है ये भी कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे। बट एक्चुअल में क्या है, कार्बन की जो हम बॉन्डिंग देखें कि कार्बन की बॉन्डिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, 4। वो किससे पता चला हमें, इसका ये भी कंपाउंड एग्जिस्ट करता है CH4, इसका CCl4 वाला कंपाउंड एक्सप्लेन करता है, वो एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि है तो इसके पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और 2 ऑर्बिटल्स में, लेकिन बॉन्ड ये अपने स्ट्रक्चर में 4 भी बना रहा है, तो इसके बेसिक को जो है हम एक को कंसेप्ट के बेस पे एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमोशन कंसेप्ट। बॉन्डिंग कैपेसिटी को इसकी एक्सप्लेन करने के लिए कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है 2s ऑर्बिटल में, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है 2p जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसमें क्या होगा, प्रमोट कर दिया जाएगा, जो हायर एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्टेट को एक्साइटेड स्टेट, मतलब कि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ग्राउंड स्टेट से जो है एक्साइटेड स्टेट में जो है ये शिफ्ट हो जाएगा, और इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1, ये तो 2 थे, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला गया। अब देखो आपके पास क्या टोटल 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो गए, और इसी बेसिस पे जो है हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो कार्बन है उसकी जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, 4 आपके पास बॉन्डिंग कैपेसिटी है। क्लियर हुआ कि प्रमोशन कंसेप्ट जो है वो बेसिकली है क्या, कि इसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी को हमें यहाँ पे हम सबसे सिंपल एग्जांपल लेके चल रहे हैं कार्बन, इसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारे अकॉर्डिंग तो इसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी कितनी आ रही थी 2, बट एक्चुअल में होते कितनी है इसकी 4। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए यहाँ पे न्यू कंसेप्ट हमने राइज करा, दैट इज प्रमोशन कंसेप्ट। उसके बेसिस पे क्या होगा, 2s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्प्टी 2pz, ये 2px ऑर्बिटल होता है, 2py एंड 2pz, कि जो आपके पास 2pz एम्प्टी ऑर्बिटल है हायर एनर्जी स्टेट में, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ पे प्रमोट कर दिया जाएगा। और अब आपके पास टोटल 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो गए वैलेंस शेल में, तो इसीलिए यहाँ पे जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है कार्बन की वो भी कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, अब इस वाली कॉन्फ़िगरेशन को देखने में क्या पता चल रहा है, ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है। अभी हमने पढ़ा था जब फर्स्ट चैप्टर में एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे थे हम, 1s सबसे नीचे लोअर एनर्जी पे, 2s उससे ऊपर हाई एनर्जी पे, 2p की एनर्जी 2s से भी हाई होती है। मतलब कि इस केस में क्या है कि जो चार बॉन्ड बन रही है कार्बन की वो सारी की सारी सेम नहीं है। अब अगर मैं CH4 की ही बात करूं, इस केस में क्या है, CH4 में टोटल 4 बॉन्ड बन रही है, एक CH बॉन्ड जो है वो बन रही है ओवरलैप से 2s ऑर्बिटल से, 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, यही कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कि 2s ऑर्बिटल कार्बन का और 1s ऑर्बिटल किसका, हाइड्रोजन का, और बाकी जो 3 बॉन्ड बनेगी इस केस में वो कैसे बनेगी, 2p ऑर्बिटल कार्बन की और 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की, मिथेन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसमें जो चारों के चारों बॉन्ड है वो बॉन्ड्स क्या होती हैं, इक्विवेलेंट होती है। और जो इक्विवेलेंट कैरेक्टर है कि बॉन्ड जो है वो इक्विवेलेंट कैसे है, वो जो है इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन।
समझ में आई मैं हाइब्रिडाइजेशन तक कैसे पहुंची। पहले मैंने प्रमोशन कंसेप्ट को एक्सप्लेन करा और फिर इसी के अंदर मैं हाइब्रिडाइजेशन को बता रही हूँ कि आपके पास जो प्रमोशन होकर 2s एंड 2p ऑर्बिटल है, दोनों की एनर्जी अलग अलग है। हायर एनर्जी है 2p की 2s से, तो इस बेसिस पे तो क्या होना चाहिए कि आपके पास जो बॉन्ड बन रही है वो आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट बॉन्ड होंगे क्योंकि एनर्जी डिफरेंट है ऑर्बिटल्स की। बट एक्चुअल में सारी की सारी बॉन्ड्स आइडेंटिकल होती है और इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे जो है हाइब्रिडाइजेशन वाले कंसेप्ट को जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखो पहले मैं बताती हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली है क्या, इसके डिफाइन फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फिनोमिना ऑफ intermixing of orbitals of slightly different energies so as to redistribute their energies and to give new set of orbitals of equivalent energy and shape भी आना चाहिए, and shape is called hybridization। ये आपको डिफाइन अच्छे से बिल्कुल दिमाग में सेट होने चाहिए हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए। अब देखो इसको रीड करते हैं। फिनोमिना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कि क्या फिनोमिना है, हमें ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग मतलब कि आपस में जो है मिक्सिंग करनी है ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज की, जो डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स है हम उसकी यहाँ पे इंटरमिक्सिंग करेंगे सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज, कि उसके बाद हम मिक्स करके उन्हें दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे एनर्जी को, एंड टू गिव न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद नए सेट मिलेंगे जो ऑर्बिटल्स के, उनकी एनर्जी भी सेम होगी और उनकी शेप भी सेम होगी। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो जैसे अभी तो मैं बात करती हूँ ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है, दोनों की एनर्जी में भी डिफरेंट है, शेप भी इसकी स्फेरिकल शेप है और इसकी डम्बेल शेप है। तो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी डिफरेंट एनर्जीज है हम क्या करेंगे, दोनों को लेके आपस में मिक्स कर देंगे, 2s एंड 2p दोनों की इंटरमिक्सिंग करा देंगे ऑर्बिटल्स की, और उसके बाद जब रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपके पास जो नए सेट आएंगे ऑर्बिटल्स के वो कैसे होंगे, एनर्जी में भी सेम होंगे और शेप में भी सेम होंगे। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और जो आपके पास नया सेट मिलेगा ऑर्बिटल्स का, उन ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके कि जो आपके पास नए ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, उनको हम बोलते हैं हाइब्रिड या फिर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब देखो आपको टोटल 4 यहाँ पे बॉन्ड्स बनानी है, इक्विवेलेंट बॉन्ड, एक 2s ऑर्बिटल और 3 2p ऑर्बिटल। हम ये 4 ऑर्बिटल्स उठाएंगे कार्बन के, इनको हाइब्रिडाइज कराएंगे और फिर उसके बाद नए 4 ही ऑर्बिटल्स बन जाएंगे और उनको हम बोलेंगे, एक s का है 3p की है ना, तो उनको बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके समझ में आया हाइब्रिडाइजेशन है क्या, कि जो आपके पास ऑर्बिटल्स डिफरेंट एनर्जी और शेप के हैं हम उनको इंटरमिक्स करेंगे और जब रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उस केस पे क्या होगा, जो नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मिलेंगे वो इक्विवेलेंट होंगे एनर्जी में एज वेल एज शेप में, और उन ऑर्बिटल्स को हम बोलेंगे हाइब्रिड या फिर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और इस फिनोमिना को बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। आगे बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है आपके पास हाइब्रिडाइज्ड होंगे वो किसके इक्वल होंगे, मतलब कि जो 90 ऑर्बिटल्स आपके पास, जितने पहले ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही 90 आपके पास जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। मतलब कि नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म्ड, ये किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स
that gets hybridized. नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म, कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आपके पास बनेंगे वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे हम टोटल 4 ऑर्बिटल्स को लेके चल रहे हैं, 1 2s का 3 2p के, ये चारों के चारों ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं। तो हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद भी आपके पास जो है 4 ही नवे ऑर्बिटल्स मिलेंगे। ओके, सेकेंड जो करेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे आपके पास, नवे जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आए, न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, दे आर इक्विवेलेंट इन शेप एंड एनर्जी। एनर्जी और शेप दोनों में जो है वो इक्विवेलेंट होंगे, मतलब कि उनकी एनर्जी और उनकी जो शेप है वो क्या होगी, सेम होगी। ओके, और नेक्स्ट कि जो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, दे आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रेफर डायरेक्शन, कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, प्रेफर डायरेक्शन में जो है खुद को डायरेक्ट करेंगे, ताकि जो आपके पास अरेंजमेंट हो वो क्या हो, स्टेबल अरेंजमेंट हो। और जिस भी टाइप की आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होगी वो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में बताएगी। मीन्स टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इट गिव्स द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। समझ में आया थर्ड पॉइंट, कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी उनकी एक स्पेस में प्रेफर ओरिएंटेशन होगी और वो ओरिएंटेशन भी स्टेबल अरेंजमेंट होगी आपके पास। क्लियर। अब आगे बात करते हैं कंडीशंस की, कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस हैं, बेसिक कंडीशंस। सबसे फर्स्ट जो कंडीशन है आपके पास वो ये कि जो ऑर्बिटल्स हैं वैलेंस शेल में प्रेजेंट होंगे, सिर्फ वही हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ऑर्बिटल्स present in valence shell of atom are hybridized. Orbitals present in the valence shell of atom are hybridized. ठीक है, ऐसे ही कि जो आपके पास ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे उनमें जो है स्मॉल एनर्जी डिफरेंस हो, जैसे 2s एंड 2p। 2s के बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिटल आते हैं वो 2p ही आते हैं ना। ऐसे नहीं आप कह सकते कि यहाँ से 2s ले रहे वहाँ से 4p ले लूँ, कि ऑर्बिटल जो आपस में हाइब्रिडाइज हो रहे हैं दे हैव ओनली स्मॉल एनर्जी डिफरेंस। ओके, ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन हैव स्मॉल एनर्जी डिफरेंस। और जो अभी हमने बात की थी प्रमोशन कंसेप्ट की, वो कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं है। जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे प्रमोशन हो जाएगा, जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ प्रमोशन नहीं भी होगा। तो क्या कहेंगे कि प्रमोशन इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन। ऐसा नहीं है कि आपके पास प्रमोशन हो रहा है तभी सिर्फ जो है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट होगा, उसके बिना नहीं होएगा। ऐसा है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों चीज़ें होगी। प्रमोशन इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, कि हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है कि प्रमोशन हो रही है तभी हाइब्रिडाइज्ड होंगे, विदाउट प्रमोशन भी जो है हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। ओके, और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि जो आपके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है सिर्फ वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ ही केसेस में ऐसा भी होगा कि जो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो हाफ फील्ड है या फिर फुल फील्ड है, उसका हाइब्रिडाइजेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। वो ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड है वो भी हाइब्रिडाइज हो सकता है, और जो हाफ फील्ड नहीं फुली फील्ड है वो भी जो है हाइब्रिडाइजेशन जो है वो शो कर सकते हैं। ओके, अब आगे जो है हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आपके कौन कौन से अलग अलग टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, लाइक sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp3, वो जो है अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज वाले लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू एवरीवन।